ये आकाशवाणी है। बदलती फिजाएं प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 13वीं कड़ी कक्षीय बदलाव और जलवायु परिवर्तन। बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए, सुबह की फिजा में तपिश भी मिलेगी, तपिश की लहर में खुद ही संभलिए, बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। पापा हमारे कॉलेज में गर्मी की छुट्टियां होने वाली हैं, तो क्या हम कहीं जाएंगे? अरे भाई, सब मिलकर चर्चा करो और तय करते हैं कि कहाँ जाना है। अरे तय क्या करना भाई, हम मुंबई जाएंगे। मैं शाहरुख खान से मिलना चाहता हूँ। बुद्धू, शाहरुख खान मुंबई की सड़कों पर थोड़ी ना घूमता है, जो मुंबई जाएगा और उससे मिल लेगा। हाँ, तुझे तो बस मौका चाहिए। पापा फिर हम चंदीपुर जाएंगे। नहीं सुनील बेटा, भूल गए आपके चाचा आने वाले हैं। और वो कोणार्क जाना चाहते हैं। कोणार्क? वो सूरज पर कुछ शोध कर रहे हैं, पता है? अम्मा, फिर तो मैं भी उनके साथ जाऊंगी। बिल्कुल। मैं सूर्य और उसकी ऊर्जा के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती हूँ। That's good, that's very good। हाँ। अरे देख घंटी बजेगी, देखो कौन आ गया। शायद चाचा जी आ गए। और देखो शायद मैं भी। हेलो चाचू। हाय रावी भैया, कैसे हो? बिल्कुल ठीक है शंकर। भाभी नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते चाचा जी। अरे नमस्ते। चाची जी कहाँ है? अरे भाई, उसे कोई दफ्तर में काम था, इसलिए नहीं आ सकी। वो बाद में आ जाएंगी। अरे शशांक, मुझे पता चला है कि तुम कोणार्क जाना चाहते हो, तो मैं अभी वहाँ पे गेस्ट हाउस बुक करा देता हूँ। वेरी गुड। और परसों सुबह सुबह जल्दी निकल पड़ेंगे, ठीक है? ठीक है भैया, हम सभी जाएंगे। मीता, तुम्हें तो सूर्य और उसकी ऊर्जा पर हमारे काम में रुचि होगी, है ना? जी चाचा जी। और आप कोणार्क क्यों जाना चाहते हैं? अरे भाई, क्योंकि वहाँ सूर्य मंदिर है। ठीक है, परसों जब हम जाएंगे तो मैं तुम्हें सूर्य के बारे में कई चीजें बताऊंगा और वैश्विक क्रमी पर इसका क्या असर होगा वो भी बताऊंगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं बहुत excited हूँ। ठीक है, हाँ, श्योर। अरे चाय बनाओ भाई कुछ तुम। हाँ, जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कितने सारे सैलानी आए हैं। क्या आपको गाइड की आवश्यकता है? मैं कोणार्क मंदिर को बहुत अच्छी तरह समझा सकता हूँ। नहीं, हमें जरूरत नहीं है जी? हमारे चाचा जी सूर्य पर शोध कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सूरज की गर्मी का पृथ्वी पर क्या असर पड़ रहा है। तो वो कई चीजें जानते हैं, वो हमें समझाएंगे। तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं। मैं भी इस बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, कोणार्क के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मुझे थोड़ा सा बताने दीजिए, समझाने दीजिए। सुनो बच्चों, सुनो। ठीक है, जो ये कहना चाहते हैं इन्हें कहने देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल है सर। तो बताइए गोपाल जी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, ये मंदिर जो है ये भगवान सूर्य को समर्पित है। अब क्या सूर्य भगवान हैं? अब मीता, सूर्य भगवान है या नहीं, लेकिन ये हर चीज में हमें प्रभावित करते हैं। जी बिल्कुल। ये ऊर्जा है जो सब कुछ नियंत्रित करती है। और यही कारण है कि हम कहते हैं कि सूर्य सभी चीजों का स्रोत है। बिल्कुल जी। ये सूर्य की ऊर्जा ही है जो मौसम प्रणाली को चलाती है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने स्वाभाविक रूप से सोचा कि क्या वो सौर बदलावों के साथ जलवायु परिवर्तन को जोड़ सकते हैं। अब लेकिन ऐसा लगता है कि मानव सभ्यता के समय से ही सूर्य स्थिर है। देखो मीता बेटा, सूर्य आकाश पर बहुत अधिक हावी है। और बच्चों, यही कारण है कि हम उसकी भगवान के रूप में पूजा करते हैं। एक तरह से आप सही कह रहे हैं सर। लेकिन सूर्य हमारे जीवन पर भी हावी होता है। जी बिल्कुल। वो कैसे? हाँ बच्चों, सही कह रहे हैं, क्योंकि सूर्य अधिकांश ऊर्जा का स्रोत है जो हमारे आसपास की दुनिया में जैविक और भौतिक प्रक्रियाओं को चलाता है।
अब देखो, महासागरों में और जमीन पर ये पौधों को ईंधन देता है, जो खाद्य श्रृंखला के आधार का निर्माण करते हैं, और वायुमंडल में हवा को गर्म करता है, जिससे मौसम का अस्तित्व है। जी। और बच्चों, सूर्य से आने वाली ऊर्जा की दर दिन प्रतिदिन बदल जाती है। कई सहस्राब्दी से पृथ्वी सूर्य कक्षीय संबंध पृथ्वी के सतह पर सूर्य की ऊर्जा के भौगोलिक वितरण को बदल सकता है। चाचा जी, क्या ये किसी भी तरह से हमारे जलवायु को प्रभावित करता है? अब बेटा, ये सुझाव दिया गया है कि सौर उत्पादन में परिवर्तन हमारे जलवायु को प्रभावित कर सकते हैं। एक तो पृथ्वी और वायुमंडल के सौर ताप की दर को बदलकर, और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से बादल बनाने की प्रक्रियाओं को बदलकर। सर, मुझे नहीं पता था कि सूर्य हमारे जीवन में इतना प्रभावशाली है। मुझे आपकी चर्चा सुनना बहुत दिलचस्प लग रहा है सर। देखिए, चर्चा बाद में कीजिएगा। पापा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। क्यों ना हम उस दुकान में जाकर बैठे, वहाँ कुछ समय बैठ भी लेंगे और कुछ पी भी लेंगे। पापा, पेटू का आइडिया बिल्कुल सही है। इस कुक्कड़ को पहले कुछ खिलाते हैं, पर फिर चलते बात हैं। करते ठीक है, ठीक है, चलिए। सब मिलेगा सर, चाय, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी। आइए। आ जाओ। सर, नारियल पानी टेस्टी। एकदम बढ़िया। मीठा भी है। तो हम अपनी बातचीत भी जारी रखते हैं। हाँ, बिल्कुल भैया। तो हम बता रहे थे कि यही कारण है कि विभिन्न जलवायु के बारे में वैज्ञानिकों की अटकलों का आधार ये होता है कि पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर सूर्य की रोशनी कैसे गिरती है। पापा, जलवायु का अर्थ क्या है? सुनील बेटा, मूल रूप से अक्षांश के एक साधारण बैंड के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यूनानी शब्द क्लिमाट से बना है अंग्रेजी शब्द क्लाइमेट, जिसे हिंदी में जलवायु कहते हैं। जब वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन की संभावना पर विचार करना शुरू किया, तो सूर्य इसका केंद्र बन गया। और उस समय वैज्ञानिकों ने ये पाया कि सूर्य हमेशा के लिए जल नहीं सकता था, और ईंधन खत्म होने के कारण पृथ्वी के जलवायु में होने वाली धीमी गिरावट का अनुमान लगाया गया। हाँ, और 1801 में महान खगोलविद विलियम हर्शेल ने अधिक क्षणिक जलवायु कनेक्शन के विचार को पेश किया था। ये एक प्रसिद्ध तथ्य था कि सितारों की चमक अलग अलग होती है। तो क्या हमारा सूर्य एक सितारा है? जी हाँ, ये मध्यम आकार का ही एक सितारा है। मध्यम आकार का सितारा? मैडम, इसका मतलब समझा नहीं मैं। मैं बताता हूँ जी। ये एक प्रसिद्ध तथ्य था कि कुछ सितारे चमक में भिन्न होते थे। हमारा सूर्य स्वयं ही एक सितारा है, इसलिए ये पूछना स्वाभाविक था कि सूर्य की चमक भिन्न हो सकती है, जिससे कि पृथ्वी पर ठंडक या गर्मी की अवधि आती है। अच्छा। इसके अलावा रावी भैया, सूर्य और मौसम के बीच एक कनेक्शन के सबूत के रूप में हर्शल ने 17वीं शताब्दी में 2 दशकों से कुछ वर्षों तक की अवधि की ओर इशारा किया, जब शायद ही कभी कोई सनस्पॉट देखा गया हो। करेक्ट। उन्होंने टिप्पणी की थी कि उस दौरान गेहूं की कीमत अधिक थी, जो संभवतः सूखे को दर्शाती थी। चाचा जी, ये सनस्पॉट क्या है? बेटा, मैं बताती हूँ। जी मामा। सनस्पॉट फोटोस्फीयर नामक एक क्षेत्र में सूर्य की सतह पर गहरे और ठंडे दाग हैं। ठंडे दाग? इसका मतलब है कि सूर्य ठंडा भी है? नहीं सुनील, फोटोस्फीयर का तापमान 5800 डिग्री केल्विन है। क्या? सनस्पॉट में तापमान लगभग 3800 डिग्री केल्विन। अरे, वो केवल चारों ओर फोटोस्फीयर के उज्जवल और गर्म क्षेत्रों की तुलना में अंधेरे और ठंडे लगते हैं। अब सनस्पॉट व्यास में 50,000 किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। बिल्कुल। 50,000 किलोमीटर। और वो सूर्य के चुंबकीय क्षेत्रों के संपर्क में आने के कारण होते हैं, जो अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आते हैं। सर, इतना बड़ा? सो बिग? हाँ, एक सनस्पॉट सूरज की सतह पर बस एक क्षेत्र है जिसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। अच्छा। जो आसपास के क्षेत्रों की तुलना में अस्थायी रूप से ठंडा और अंधेरा होता है। सौर माप से पता चलता है कि सूर्य का औसत सतह तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, और सूर्य के आसपास के क्षेत्र की तुलना में 1500 डिग्री सेल्सियस कम है, जो कि अभी भी बहुत गर्म है। जी। और कुछ घंटों से कुछ महीनों तक ऐसा ही रह सकता है। और इसके अलावा सनस्पॉट सूर्य पर चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। अच्छा। ये चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में हजारों गुना मजबूत होता है, और
अक्सर पूर्व पश्चिम दिशा में गठबंधन जोड़े में दिखाई देता है। एक सेट में सकारात्मक या उत्तर चुंबकीय क्षेत्र होगा, जबकि दूसरे सेट में नकारात्मक या दक्षिण चुंबकीय क्षेत्र होगा। चाचा जी, क्या दो चुंबकीय क्षेत्र हर जगह समान रूप से मजबूत हैं? नहीं मीता बेटा, सनस्पॉट्स में एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जो आसपास के फोटोस्फीयर की तुलना में लगभग 1000 गुना मजबूत होता है। तो मम्मा, फिर हम एक समय में कितने सनस्पॉट देख सकते हैं? सुनील बेटा, कभी कभी सूर्य में बड़ी संख्या में सनस्पॉट होते हैं, जबकि दूसरी बार में कुछ ही सनस्पॉट होते हैं या फिर एक भी नहीं देखा जाता है। अच्छा। 1843 में जर्मन केमिस्ट और शौकिया खगोलविद हेनरिक श्वाबे ने पाया था कि सनस्पॉट की संख्या में बदलाव का एक नियमित चक्र था और ये चक्र लगभग 11 साल तक रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कम सनस्पॉट गतिविधि वाले सौर चक्र का हिस्सा सौर न्यूनतम के रूप में जाना जाता है, जबकि उच्च गतिविधि वाले चक्र के हिस्से को सौर अधिकतम के रूप में जाना जाता है। और जैसा कि शशांक ने बताया, ये हर 11 साल में आता है। हर 11 साल में आता है। अच्छा पापा, सनस्पॉट को गिनते कैसे हैं? देखो बेटा, सनस्पॉट नंबर की गणना पहले सनस्पॉट समूहों की संख्या गिनकर और फिर व्यक्तिगत सनस्पॉट की संख्या की गणना करके की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। व्यक्तिगत सनस्पॉट की संख्या को जोड़कर सनस्पॉट नंबर दिया जाता है, फिर वो इससे आगे की गणना करते हैं। अच्छा। अधिकतर सनस्पॉट समूहों में लगभग 10 धब्बे होते हैं जी। और सनस्पॉट गिनने के लिए ये सूत्र विश्वसनीय संख्या देता है। भले ही अवलोकन की स्थिति आदर्श से कम हो और छोटे धब्बे देखना मुश्किल हो। और आगे ये बताती हूँ मैं कि सनस्पॉट सूर्य की सतह पर तूफान हैं जो तीव्र चुंबकीय गतिविधि द्वारा चिन्हित होते हैं। हाँ, और सूर्य के कोरोना से सौर चमक और गर्म निष्कासन की वजह बनते हैं। गाइड अंकल जी। मैंने कहीं पढ़ा है कि सूर्य पहले की तुलना में अधिक उज्जवल है, क्या ये बात सच है? अब बेटा, मैंने कोणार्क मंदिर के बारे में ही पता है और बता सकता हूँ बेटा। ये तो शशांक सर प्लीज बताइए ना। चाचू, क्या ये बात सच है? हाँ मीता, कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि आखिरी शताब्दी में कुल मिलाकर सनस्पॉट गतिविधि दोगुना हो गई है। पृथ्वी पर यहाँ स्पष्ट परिणाम ये है कि सूर्य 100 साल पहले की तुलना में अब 0.1% तक उज्जवल हो गया है। अच्छा। शशांक, एक बात और, नासा के मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर के अनुसार सौर हवा में चुंबकीय प्लाज्मा चमक होती है और कुछ मामलों में ये सनस्पॉट से जुड़ी होती है। ये सूरज से निकलती है और गैलेक्टिक किरणों को प्रभावित करती है, जो बदले में पृथ्वी पर वायुमंडलीय घटनाओं को प्रभावित कर सकता है, जैसे क्लाउड कवर वगैरह। लेकिन राबी, ये निश्चित नहीं है। वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि उन्हें सनस्पॉट और सौर हवा जैसी घटनाओं के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना है और जानना है। हाँ। जिनमें से कुछ पृथ्वी पर मनुष्यों को ऑरोरा बोरियालिस और अन्य दूर दराज के अंतर्ग्रहीय लाइट शो के रूप में दिखाई दे रहे हैं। माँ, क्या इसका जलवायु परिवर्तन से कोई संबंध है? शशांक भैया बताएंगे। हाँ मीता, कुछ लोग कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सनस्पॉट और सौर हवा जिम्मेदार है। वो मानते हैं कि ये कोई संयोग नहीं है कि सनस्पॉट गतिविधि में वृद्धि और पृथ्वी पर वैश्विक तापमान में वृद्धि एक साथ हो रही। अच्छा। पृथ्वी पर गतिविधियों की तुलना में सौर ऊर्जा में भिन्नता पृथ्वी की जलवायु पर कहीं अधिक प्रभाव डालती है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने भैया। कई जलवायु वैज्ञानिक इस बात से भी सहमत हैं कि जलवायु परिवर्तन में सनस्पॉट और सौर हवा जरूरी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे इतना जरूरी नहीं मानते और मुख्य रूप से औद्योगिक गतिविधि से उत्सर्जन के लिए पृथ्वी की वार्मिंग को विशेषता देते हैं। और उस दावे का समर्थन करने के लिए उनके पास हजारों सहकर्मी समीक्षा अध्ययन उपलब्ध हैं। अमेरिका के पीटर फॉकल ने 4 शताब्दियों से पहले दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से सनस्पॉट तीव्रता को ट्रैक किया है और यह भी निष्कर्ष निकाला है कि इस तरह की सौर गड़बड़ी से ग्लोबल वार्मिंग पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही राबी भैया। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की तीव्र वार्मिंग को समझाने के लिए सूर्य जलवायु परिकल्पना को आधार माना है। एकत्रित सबूत बताते हैं कि सूर्य लाखों वर्षों से हमारे जलवायु को प्रभावित करता है, लेकिन ये हाल ही में हुई वार्मिंग का कारण नहीं है। चाचा जी, वो कैसे?
अब जिस तेजी से सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल के शीर्ष तक पहुंच जाती है उसे कुल सौर किरणन कहा जाता है। ये दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव करता है। इन तीव्र अल्पकालिक उतार चढ़ाव के अलावा सन स्पॉट से संबंधित कुल सौर किरणन माप में 11 साल का चक्र है। 12 साल का? क्या इससे कोई शोध या सिद्धांत संबंधित है? हमारे कॉलेज में एक विज्ञान सेमिनार होगा, मैं इस पर अपना संभाषण तैयार करना चाहती हूँ। हाँ हाँ सही है दीदी, चाचा जी आपको बताएंगे और आप उनकी नकल करो। हाँ नकलची तो आप हो ही एक नंबर की। पापा, सुनील से कहिए ना। बोला देखो, हमेशा मैं चाचा जी की कोई नकल नहीं कर रही हूँ, समझा ना? और नहीं कर रही है, नहीं, चुप रहना। हाँ पापा, मैं बस उनसे मिली जानकारी की मदद से अपना खुद का प्रोजेक्ट तैयार हाँ करूंगी। हाँ, लड़ो मत बिल्कुल। सुनील। लड़ो मत, चलो। समझने की कोशिश करो कि चाचा जी क्या कह रहे हैं, समझो। सॉरी पापा। बच्चों, सौर विकिरण जलवायु परिवर्तन की व्याख्या कर सकता है या नहीं, ये जांचने के लिए 2 अलग अलग परिकल्पनाओं का प्रस्ताव दिया गया है। वो क्या है? वो पहली परिकल्पना इस तथ्य पर निर्भर करती है कि 11 साल के चक्र और लंबी अवधि में सौर ऊर्जा में परिवर्तन पराबैंगनी या लघु तरंग दैर्ध्य पर उच्चतम होते हैं। लघु तरंग दैर्ध्य विकिरण विशेष रूप से वायुमंडल के स्तर में ओजोन सांद्रता को संशोधित करने में प्रभावी होता है, जहां सामान्य मौसम होता है। दरअसल इस परिकल्पना के अनुसार ओजोन परत में जो भी बदलाव होते हैं वो वायुमंडल के उस स्तर तक जाते हैं जहां मौसम बनता है। अच्छा। और संभावित रूप से वहां बादल और तापमान को संशोधित करते हैं। अच्छा शशांक भैया, दूसरी परिकल्पना क्या है? दूसरी परिकल्पना इस तथ्य पर निर्भर करती है कि सौर गतिविधि में परिवर्तन ब्रह्मांडीय किरणों के रूप में जाने जाने वाले छोटे अत्यधिक ऊर्जावान कणों के प्रवाह को भी बदलती हैं, जो पृथ्वी की और वायुमंडल के माध्यम से यात्रा करते हैं। अच्छा, ये कण वातावरण को कैसे प्रभावित करते हैं? मीता, ये कण बदले में वायुमंडल में वायु अणुओं से अधिक आयन बनाते हैं और ये सुझाव दिया गया है कि ये आयन बादल गठन को संशोधित कर सकते हैं, जिससे मौसम और तापमान में बड़े बदलाव आते हैं। हालांकि क्लाउड गठन पर ब्रह्मांडीय किरणों का प्रभाव पृथ्वी के वातावरण को एक महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करने के लिए बहुत कमजोर है। तो क्या इन परिकल्पनाओं पर तथ्यों की स्थापना की गई है? मिता, अब तक इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि इन अनुमानों में से कोई भी सौर विकिरण में छोटे बदलावों और पृथ्वी की सतह के तापमान में वृद्धि के बीच एक कारण या लिंक का प्रदर्शन करता है, जिसे 1 शताब्दी से अधिक समय तक मापा गया है। अच्छा। हाँ, और कुछ अध्ययनों के अनुसार 1750 के बाद से 11 साल के सौर विकिरण चक्र और टीएसआई में छोटी वृद्धि का क्लाउड पैटर्न में विविधता के साथ संबंध है, लेकिन पृथ्वी द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा में ये परिवर्तन हमारे जलवायु में बड़े बदलावों को समझाने के लिए बहुत छोटे हैं। अच्छा, अच्छा ये बताइए कि क्या अन्य कण वैश्विक जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं? भाभी, जिस बिंदु पर सौर ऊर्जा पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है वो मौसम, दिन का समय, बादल और वायुमंडल में छोटे एरोसोल कणों की एकाग्रता पर निर्भर करता है। अच्छा। पिछले 2 दशकों के दौरान कुछ देशों में एरोसोल उत्सर्जन में वृद्धि हुई है, जबकि दूसरी जगहों पर कमी आई है। शोध से पता चलता है कि इस अवधि के दौरान वैश्विक औसत सतह तापमान पर इन कणों का प्रभाव छोटा है। अच्छा, अब पृथ्वी का औसत तापमान क्यों बढ़ रहा है और हम इसे कैसे जान सकते हैं? देखो बेटा, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 1750 से लेकर 2011 के बीच, या फिर यूं कहें कि औद्योगिक अवधि की शुरुआत के बाद से गर्मी से फंसे गैसों के कारण वायुमंडल के किसी क्षेत्र की ऊर्जा में औसत वृद्धि सूर्य की ऊर्जा में छोटी शिफ्ट से रेडिएटिव फोर्सिंग में वृद्धि की तुलना में 56 गुना अधिक है। 56 गुना अधिक। बिल्कुल। अन्य कारक भी हैं जो पृथ्वी के जलवायु को प्रभावित करते हैं। सर, वो कौन कौन से हैं? अब पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन में योगदान देने वाले सबसे स्पष्ट कारकों में से एक वो कोण है जिस पर पृथ्वी झुकी हुई है। अच्छा। ये वो कोण है जिस पर घूर्णन की पृथ्वी का अक्ष ऊर्ध्वाधर से है, जिसे पृथ्वी के झुकाव के रूप में भी जाना जाता है। हाँ, मुझे इस बारे में पता है।
पृथ्वी का वर्तमान झुकाव कोण लगभग 23.5 डिग्री है। बिल्कुल ठीक। अक्षीय झुकाव कोण का असर इस बात पर पड़ता है कि वर्ष के अलग अलग चरणों में पृथ्वी के किन हिस्सों को सूर्य का अधिक प्रकाश मिला है। यह बड़े पैमाने पर जलवायु को प्रभावित करता है। पृथ्वी पर अलग अलग मौसमों के साथ साथ उच्च अक्षांश के मौसम में तीव्रता के लिए यही प्राथमिक कारण है। थोड़ा विस्तार से समझाइए। जी सर, जी सर। बिल्कुल। अब उदाहरण के लिए उत्तरी गोलार्ध में यदि कोई अक्षीय झुकाव नहीं था, यानी पृथ्वी का झुकाव मान ले 0 डिग्री होगा, तो साल दर साल मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। अच्छा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पृथ्वी पर कहीं भी सौर विकिरण प्राप्त होने वाली मात्रा में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन अगर झुकाव और अधिक होता तो? हाँ, अगर पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कोण 45 डिग्री से ज्यादा हो तो प्रत्येक गोलार्ध का मौसम व्यक्तिगत रूप से अत्यधिक अतिरंजित होगा। ग्रीष्म काल बहुत गर्म होगा, रात की तुलना में दिन के घंटे ज्यादा होंगे। बिल्कुल। वहीं सर्दियों में बहुत ठंड होगी, यहाँ दिन की तुलना में रात के घंटे अधिक होंगे। और धरती की जलवायु परिवर्तन में पृथ्वी के निरालेपन की भी बड़ी भूमिका हो सकती है। भूमिका शायद पृथ्वी के विलुप्त होने के प्रभाव के रूप में बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी तो है। और वैसे आप लोग सब मीडिया में जो कुछ भी सुनते हैं ना, उसके बावजूद पृथ्वी की जलवायु वास्तव में कैसे चलती है, समय के साथ किस तरह बदलती है, कैसे सौर गतिविधि में बदलाव जलवायु परिवर्तन लाता है, कुछ साफ नहीं पता चलता। स्वस्थ और खुले संदेह हमेशा ही उपयुक्त होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा रावी भैया। और एक बात और याद रखें। वो क्या? पृथ्वी इतना जटिल विषय है कि दुनिया का सबसे अच्छा कंप्यूटर मॉडल भी आपको निश्चित रूप से नहीं बता सकता है कि क्या आपको आज से 1 हफ्ते बाद दफ्तर जाने के लिए घर से निकलने से पहले छतरी की आवश्यकता होगी या नहीं। थैंक यू चाचा जी, मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए आपने बहुत सारी जानकारी दी। हाँ चाचा जी, आज तक मैं सोचता था कि सूर्य हमसे बहुत दूर है, तो ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि सब कुछ सूर्य की वजह से ही हो रहा है। चाहे वो धूप वाला दिन हो या बरसात का दिन, सब सूर्य पर निर्भर करता है। बिल्कुल। क्यों गोपाल जी, समझ आया या और समझाएं? सर, मैं आज तक लोगों को बता रहा था कि सूर्य भगवान हैं, लेकिन आज से मैं लोगों को बता सकता हूँ कि सूर्य हमारे जीवन को कैसे नियंत्रित करते हैं। बहुत अच्छे। अच्छा, तो क्या सूरज हमें खाना मुहैया करवाएंगे? क्योंकि मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलिए हम सब चलकर खाना खाते हैं। इस पेटू को हमेशा भूखी लगती है। आइए सर, मैं आपको रेस्टोरेंट। अरे चलिए चलिए। तपती धरती तपता अंबर, उमड़ रहा है सात समंदर, तेज धूप का असर बढ़ा है, क्रोध सूर्य का शिखर चढ़ा है, नदी भी तरसने लगी पानी के लिए, हिमखंड की तरह अब खुद तो पिघले। बदलती फिजाएं। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 13वीं कड़ी सुन रहे थे। कक्षीय बदलाव और जलवायु परिवर्तन। आलेख व अनुसंधान पुष्पा श्री पटनायक का था। हिंदी अनुवाद नेहा त्रिपाठी। शीर्षक गीत डॉक्टर मेहता नगेंद्र सिंह। समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्यागी। निर्देशन शरद शर्मा। प्रस्तुति सहायक हैदर रिजवी। और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, विजय नाग्याल, रजनीश शर्मा, ऋषि उन्नियाल, वसुंधरा बोस और सुषमा शर्मा। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, सन स्पॉट क्या है? और दूसरा प्रश्न है,
पृथ्वी का वर्तमान झुकाव कोण कितना है? हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं द्वारा निदेशक विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय अवश्य लिखें। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी जरूर लिख भेजिएगा। धारावाहिक बदलती फिजाएं की अगली कड़ी आप अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय सुन सकेंगे। नमस्कार।